नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों परेशान है। अरे भैया, डिग्री का मामला है, कह दो ये रही डिग्री, पकड़ो राहुल गांधी के मुंह पे फेंक के मारो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो लह रह के ऐसी चीजें सामने आती हैं। जिस आदमी की हैसियत नहीं होती वो बोलने लगता है। धनखड़, केंद्रीय सूचना आयुक्त। मोदी जी की जिंदगी में तो पता नहीं कौन से ग्रह आ रहे हैं। क्या ऐसी ही गड़बड़ होती है जब बुरा वक्त आता है? अभय दुबे जी से सुनिए खरी खरी बातें। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और मैं कह रहा हूँ, देखिए आप तो ज्योतिष ज्योतिष नहीं मानते मुझे पता है, लेकिन मैं मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ, मैं शो भी करता हूँ। आप बल्कि आप मजाक भी उड़ाते हैं, क्या तुम ज्योतिष के चक्कर में पड़े रहते हो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि कभी कभी स्टार्स ऐसे होते हैं कि जो बुलंदी पे बैठा होता है राजा, उसके भी दिन खराब हो जाते हैं, और जब खराब होने शुरू होते हैं तो लगातार खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप इसके लिए कहावत भी इस्तेमाल करते हैं कि ऊँट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता कुत्ता काट है। ये लेता है, आपकी मतलब कहावत हाँ, हाँ, है। कहता हूँ मैं। तो अब मुझे आप ये देखिए ट्रम्प कोई सोच सकता था? जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है ट्रम्प के जीतने पे, वो ट्रम्प के फोटो लगा के आरती कर रहे थे कि हुँ, ट्रम्प आ गए तो मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हो, ताकतवर राजा बन जाएँगे। हुँ, लेकिन वक़्त खराब हुआ तो वही ट्रम्प सबसे बड़े दुश्मन बन गए। हुँ, उसके बाद बिहार में जिस तरह राहुल गांधी अटैक करेंगे और वोट हुँ, चोरी का मामला गली गली गूंज जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, वो हो गया। हुँ, हुँ, अब फिर से एक अलादीन के चिराग की तरह एक फिर जिन बाहर आ गया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। हुँ, हुँ, आप तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इतने समय तक आपने पढ़ाया है, हुँ, कितनी किताबें लिखी हैं आपने। हुँ, मुझसे कोई डिग्री मांगे तो मैं आंखें बंद करके दिखा दूंगा। हुँ, पूरे देश में डिग्री को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। हुँ, प्रधानमंत्री जी मुंह पे फेंक कर मारे राहुल गांधी के, लोग पकड़ो ये डिग्री मेरी। हुँ, ये रहा हाई स्कूल, ये रहा इंटर, ये रहा बीए, ये रहा एमए। अगर हुँ, पीएचडी करी तो पीएचडी की भी। हुँ, लेकिन बार-बार हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई चुनाव आयोग व सूचना आयुक्त तो बाध नहीं है और हुँ, जानकारी नहीं देंगे। मुझे लगता है पूरी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक जो देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, हुँ, उसमें ये नहीं होगा कि आपके जो सबसे बड़ा शासक है उसकी डिग्री को लेके विवाद हो रहा है। हुँ, और हुँ, मैं अरविंद केजरीवाल जो जेल गए, तो मैंने अरविंद केजरीवाल का जब इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे ये हुँ, बात कही कि भाई हुँ, ये थोड़ा ना, आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो बदले में मैं थप्पड़ ही मारूँगा, मैं मुक्का भी मार सकता हूँ। हुँ, आप विधानसभा के अंदर बैठ के चौथी पास राजा की कहानी बता रहे हो। हुँ, प्रधानमंत्री के दिल पे वैसी भी डिग्री के को लेकर तंज होता होगा, दुःख होता होगा, और आप चौथी बात कह रहे हो। हुँ। लेकिन क्या लग रहा है आपको, चूँकि आप प्रोफ़ेसर हैं, इस नाते से मैं और पूछ रहा हूँ आपसे ये बात, हुँ। क्यों नहीं दिखा रहे हैं डिग्री? डिग्री में समस्या क्या है प्रधानमंत्री जी को? एक और मेरे पास वो आपकी बात सुन के मुझे याद आ रहा है हुँ, अ, एक मेरे पास वो आया था एक मैसेज। हाँ, एक मैसेज आया था बहुत लंबा, जो शायद अच्छा। मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। मैं चूँकि अभी आपने डिग्री वाली बात कही, हुँ, इसलिए वो याद आ गया। अच्छा, हुँ, अब इस खबर के मुताबिक जो ताज़ा खबर है प्रधानमंत्री डिग्री वाली, एक तो मैं इस ये मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब हुँ। से जब-जब इनकी डिग्री पे चर्चा होती है, मैं कहीं न कहीं इसकी बहस के केंद्र में ज़रूर होता हूँ। कैसे? वो कैसे? वो जब पहली बार इसकी ऊपर चर्चा हुई, तो मैं एबीपी चैनल पे बैठा हुआ था, मतलब उनके हाँ, प्रोग्राम चल रहा था, उसपे बैठा हुआ था हाँ। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और खबर ये मिल रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, योगेश त्यागी हुँ, थे उसमें। आजकल हुँ, प्रोफ़ेसर योगेश सिंह हैं, तो बहुत बढ़िया आदमी हैं। योगेश त्यागी थे। तो योगेश त्यागी हुँ, का नियम ये था कि उनका कहना था कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हुँ। कोई काम नहीं करूँगा। उनका पूरा अच्छा, कार्यकाल जो है ना हाँ, ये बिल्कुल सबसे नियम अच्छी था। है, ये मुझसे जब लाइन बड़ी मिलते अच्छी थे, लगी तो गले मुझे। मिलते थे। हुँ, मुझसे जब मिलते थे, तो गले से मैं हाथ मिलाता तो वो गले मिलते थे। वो कहते थे, "मैं तो आपका फ़ैन हूँ, ये वो फलाना-ढिकाना, मैं आपको सुनता रहता हूँ।" लेकिन उनका नियम ये था घोषित कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो ये जब मुझे तक वो लाइन बड़ी अच्छी कार्यकाल लगी। में रहे, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया और वो देश के पहले ऐसे कुलपति हुए, जिनको बीच कार्यकाल पूरा होने से पहले बाकायदा सरकारी आदेश से हटाया गया। ये भी उनका रिकॉर्ड है। तो उन्हीं का कार्यकाल चल रहा था और आम हुँ, आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे ज़बरदस्त रूप से दबाव बनाए हुए थे कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाइए। हुँ, बड़ा तनाव था। हम लोग बैठे हुए थे चैनल पे और पल-पल की खबरें आ रही थीं। इसी हुँ, तनाव के दौरान किसी तरीके से
पिछले दरवाजे से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आम आदमी एक दस्तावेज निकला। कैसे निकला, क्या निकला, ये तो रहस्य के घेरे में है। एक दस्तावेज निकला और उस दस्तावेज ने, वो दस्तावेज रविशंकर प्रसाद, इन सब लोगों के पास, नेताओं के पास पहुंचा जो केंद्र में मंत्री थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को दूर से, पत्रकार दूर बैठे थे, दूर से वो दिखाया दस्तावेज। पत्रकार ज्यादातर गोदी वाले पत्रकार थे, तो उन्होंने देख कर लिया, भाई प्रधानमंत्री की डिग्री दिख गई। लेकिन भाई बात कहां छुपती है, उस डिग्री की एक तस्वीर लोगों को मिल गई किसी तरीके से, वो फिर मीडिया पे वो तस्वीर वायरल हुई। अच्छा, अब उसके बारे में तरह तरह की खोजें की गई लोगों ने। लोग तो बड़े कुशल होते हैं और बड़े वो तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। पत्रकारों ने खोजें की, लोगों ने अपनी खोजें की स्वतंत्र रूप से, और बहुत सारे तथ्य लोगों ने खोज निकाले। अब उसमें जो कुछ तथ्य हैं डिग्री से संबंधित, मैं मतलब जो सोशल मीडिया में चीजें घूम रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री आज की तारीख में ही नहीं, वो 2014 से ही पूरी तरीके से सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य का उद्घाटन होना अभी शेष है। अब देखिए, इसमें मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री वाले तथ्य आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है, विदाउट ए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, विदाउट ए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, Narendra Modi completed a master's degree in entire political science from Gujarat University in 1983. Modi is the only person in the world with a master's in entire political science. Professors at Gujarat University themselves became aware of this course only after 2014. अभी मैं हिंदी में भी करके बता दूंगा आपको। Modi enrolled in the course alone, took the exam alone, and received the degree alone. No fellow student or professor has ever claimed to have studied with him. Even before computers arrived in India, Modi's degree was computer printed. From 10 years before, 10 years after 1978, all degrees at the universities were handwritten by staff except Modi's. The font used to print Modi's degree was patented by Microsoft in 1992, yet it was used in his 1978 degree. His degree was printed on a Sunday when all government offices were closed. अब देख, केवल अभी मेरे बहुत तथ्य हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूं। अब मैं इनकी थोड़ा सा 4 PM के दर्शकों के लाभ के लिए मैं इसको बहुत संक्षेप में हिंदी में कह देता हूं ताकि समय कम कर। गर्भित बात बताइए इसकी। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से बिना बीए किए हुए मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम के एक सब्जेक्ट में 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ले ली। मोदी अकेले ऐसे छात्र थे उस साल जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को इस विषय का ही पता 2014 में चला, ऐसा कोई विषय उनकी यूनिवर्सिटी में है। मोदी इस कोर्स में अकेले उन्होंने अपना नाम लिखाया, अकेले ही इम्तिहान दिया और अकेले ही उन्होंने डिग्री प्राप्त की। उनके साथ ना कोई छात्र कभी पढ़ा, न किसी प्रोफेसर ने आज तक दावा किया कि उन्होंने उन्हें पढ़ाया। भारत में कंप्यूटरों के कदम रखने से पहले ही मोदी की डिग्री कंप्यूटर प्रिंटेड हो चुकी थी। 1978 के बाद से 10 साल, 1978 के पहले 10 साल से लेकर और 10 साल बाद तक सभी डिग्रियां हाथ की लिखी हुई होती थी, केवल मोदी जी की डिग्री को छोड़कर। मोदी की डिग्री में जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है, वो फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में पेटेंटेड किया, लेकिन मोदी जी की डिग्री में 1978 में ही वो इस्तेमाल हो गया था। वो उनकी डिग्री संडे के दिन प्रिंट की गई, जबकि सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। अच्छा, अब इस साथ में एक और छोटी सी टिप्पणी आपके लिए कि इसके बावजूद मोदी जी को इतना समय मिल गया। 1978 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन 1971 में वो बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भाग ले चुके थे। गजब है यार। अब आप देखिए, जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई मोदी जी की डिग्री का क्या चक्कर है,
जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और सत्ता का दबाव उनके पीछे नहीं रहेगा, तो फिर उनको इस चक्कर में अदालत में खड़े हो जाना पड़ेगा। इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाए। तो उनमें से कोई ठीक से जवाब नहीं था, सब लोग मुस्कुरा कर चुप हो जाते। अब ये स्थिति है। अच्छा, अब आप बताइए, मैं आता हूं अभी की घटना पर, राजनीतिक टिप्पणी के ऊपर, जो पहले मेरा पहले एक पहले मेरा इस पे एक सवाल है। मोदी जी को ये, अगर ये झूठ है तो, और 99.9% झूठी है, हाँ, मोदी जी को ये झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मान लो वो हाई स्कूल फेल होते, इस पढ़ाई लिखाई की योग्यता से प्रधानमंत्री बनने, ये तो लिखा नहीं है ज्ञानी जैसे कोई हमारे नहीं, राष्ट्रपति, असल में है ज्ञानी ये, जैसे राष्ट्रपति थे, बात कितने आपकी कितने सही है। कितने कितने उनको ये तो नहीं करना चाहिए था। उनको क्यों ये किया नहीं होगा करना उन्होंने? चाहिए। हाँ, उनको ये क्यों नहीं किया होगा उन्होंने? हैं? क्यों किया होगा उनको उन्होंने? ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये किसी ज़माने में गलती हो गई। असल में ओके। हाँ, किसी ज़माने में गलती हो गई। अब एक बार गलती हो गई तो आप उसमें फँस जाते हैं। हाँ, फिर आपको उसे मेंटेन लगातार उसको जारी रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। बहुत-बहुत होशियार लोगों से भी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। फिर वो हाँ, उस चक्कर में फँस जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये वैसा ही मामला मुझे लगता है। मोदी जी से होशियार आदमी तो इस धरती पे मेरे ख्याल से गिनती की जाए तो 4 ही 5 लोगों की मिलेगी। वो सबसे चतुर व्यक्ति हैं इस धरती के। धरती के चतुर व्यक्ति, आपकी धरती लाइन के कहाँ जो थी? देखो देखिए उनकी जो आप मधु आज सवेरे ही मधु किश्वर का मेरे पास फ़ोन आया था, जो मुझे भाई मानती हैं, मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ। उन्होंने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि शुरुआती दौर में गुजरात गई थी और नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया था। पूरा इंटरव्यू नेट पे है, सब लोग नरेंद्र मोदी को और मधु जी को इंटरव्यू लेते-देते देख सकते हैं। मोदी जी की उम्र भी उसमें साफ कम दिखाई पड़ती है कि नहीं? और उसमें मोदी जी सब बता रहे हैं कि जब कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री का पद कैसे उनके हाथ में लगा, कैसे उन्होंने प्रशासन करना सीखा। मोदी बता रहे हैं कि हमको तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का फर्क नहीं मालूम था। हमने तो किसी मंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था। वहां जाके गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तब तक मकान भी उनको अलॉट नहीं हुआ था और उनको शपथ लेनी थी वहां पर। तो ये तो इसे कहते नहीं, उनकी टिप्पस लग गई किसी तरीके से। भाजपा की आला कमान जो उस वक्त वाजपेयी जी और अडवाणी जी थी, उनके मन में आया कि इसी को बना देते हैं। ये पढ़ना न तो ये पटेलों के चक्कर में फंसेगा बंदा, और न ही ये बघेलाओं के चक्कर में फंसेगा, न हजूरियाओं के चक्कर में फंसेगा, न खजूरियाओं के चक्कर में फंसेगा। और हमारी गुजरात की सत्ता जो है बनी रहेगी। बहुत दिनों से वहां पे हजूरियों और खजूरियों के बीच में जूतम तैयार चल रहा था। लगातार सत्ता अस्थिर रहती थी और मोदी जी उनकी आशाओं पर खरे भी उतरे, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसके बाद गुजरात भाजपा में बिल्कुल एकदम स्टेबिलिटी हो गई, स्थिरता हो गई, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मोदी ने ऐसा जाके सत्ता पर कब्जा किया। तो ये प्रतिभा तो मेरे ख्याल से उनको वहीं पे जाके उनके सामने भी प्रकट हुई होगी कि वो अगर सत्ता मिले एक बार, जो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ा था, कोई चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने, कभी भी कोई छोटा चुनाव भी नहीं लड़ा था कभी। एमएलए का तो छोड़ दीजिए, उससे छोटा चुनाव भी नहीं लड़ा था। कभी मंत्री नहीं बने थे, कभी विधायक नहीं बने थे, सीधे जाके मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे बने कि आज तक सत्ता में है। 22 साल 23 साल हो गए सत्ता में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये जो कुछ खूबी की बात है उनके अंदर कि कैसे सत्ता को कैप्चर किया जाता है, फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब कुशलताएं उनके भीतर हैं मोदी जी के अंदर। तो वो उनसे गलती हो गई वहां से। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है कि मैं अभी की घटना पर टिप्पणी करता हूं। एक केंद्रीय सूचना आयुक्त ने ये आदेश जारी कर दिया कि भाई इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय इनकी डिग्री को दिखाए। हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय बाध्य नहीं। यही तो खबर है ना आज की है? यही खबर है। आप सोचिए, केंद्रीय सूचना आयोग की हिम्मत हुई कि नहीं हुई आदेश जारी करने की। यही तो कह रहा हूं, ये तो बुरा वक्त होता है, आप मानते नहीं हाँ, है, गृह यही तो होते मेरा हैं। कहना है ये इस बात का एक और प्रमाण है कि मोदी जी की सत्ता कितनी कमजोर हो गई है। सत्ता की बागडोर इनके हाथ से छूटती जा रही है। जगदीप ऊट धनखड़ का ऊट इस्तीफा, केंद्रीय सूचना, अभी जब मैं आपके साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पीछे से आवाजें आ रही हैं संदीप चौधरी की, टीवी के ऊपर। जानते हो किस बात पर प्रोग्राम कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति कहां लापता हो गए, इस पर प्रोग्राम चल रहा है। बताइए। अब आप अब भी आप नहीं कहेंगे कि ग्रह होते हैं, अब भी आप नहीं कहेंगे ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। किसी की हिम्मत बताइए, आप बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग की कितनी हिम्मत। हाँ, आप इस बात को सोचिए कि कितने कितने कमजोर हो चुके हैं ये केंद्रीय सूचना आयुक्त।
भुनगा है मोदी जी के सामने। और क्या और बेचारा। उसने ये आदेश जारी कर दिया। उसके लिए, उस आदेश को खारिज करने के लिए अदालत तक जाना पड़ा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। 6 महीने पहले कहीं उसके आदेश के दबाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर उनकी डिग्री जारी कर देती तो एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। 6 महीने पहले का दौर होता तो केंद्रीय सूचना आयोग मोदी जी के घर पे सब्जी लेके जा रहे होते। कोई तो कह रहा हूँ ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटना इसी को कहते हैं हाँ, जब वक्त तो खराब होता है। ये स्थिति है। तो जब मैं भाजपा के मित्रों से मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्यों ये दिक्कत में फंसा लिया अपने आप को, और खासतौर से समस्या कब शुरू हुई? दिल्ली सरकार में एक मंत्री थे तोमर, हाँ, अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक मंत्री थे तोमर साहब, उनका हाँ पूरा थे। नाम मैं भूल रहा हूँ। और हाँ, वो बड़े कुशल विधायक और मंत्री माने जाते थे, उनके क्षेत्र की जनता भी उससे प्रेम करती थी। अचानक एक दिन पाया गया कि उनकी डिग्री नकली है, हुँ। और वो गिरफ्तार भी हो गए उस चक्कर में, पकड़ के ले जाए गए। आजकल राजनीति से बाहर हैं पूरी तरीके से। अब आप उसके ये लाइन बाद मत से ही अब लगातार, आप ये लाइन मत बोलिए पकड़ के ले जाएगा, गिरफ्तार हुए। हाँ श्रीलंका हाँ, के वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या, श्रीलंका के ये बात राष्ट्रपति है। मैं गिरफ्तार इन हो गए चर्चाओं श्रीलंका में के भी शामिल रहा हूँ, राष्ट्रपति। जब वो पकड़ गिरफ्तार हो रहे हैं, ये वो है। तो वो आ, उसके बाद से ही लगातार मोदी, इस घटना का प्रभाव ये हुआ कि मोदी जी की डिग्री अपने आप फोकस में आ गई। हुँ, हुँ, और वही सीन सामने आ जाता है कि तोमर साहब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है, पकड़ के दिल्ली पुलिस उन्हें अपने घर से। हुँ, हुँ, बाकायदा शपथ लिए, चुने हुए विधायक को शपथ लिए हुए मंत्री थे वो। हुँ। तो ये स्थिति है। अब पता नहीं, ये देखिए, जिस दिन ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जो बहुत से मामले निकलेंगे, उनमें एक महत्वपूर्ण मामला ये भी होगा। फिर आगे क्या होगा, ये कानून व्यवस्था और न्यायपाल का जाने। याचिका देने वाला हो ही नहीं सकता इसके खिलाफ। इस सवाल, अगर सरकार मुकदमा नहीं चलाएगी तो लोग व्यक्तिगत याचिका डालेंगे। लोग तैयार बैठे हुए हैं। हुँ। मोदी जी की ये बिहार सेवा जरूर की जाएगी। बिहार में हालात दिन पर दिन राहुल गांधी बदलते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक घटना जो हो रही है राहुल गांधी के माहौल बदलने की, वो हो रही है बिहार में। गुजरात में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में वो कारनामा करके दिखाया कि कुछ ही घंटों में हमने आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह दे रहे हैं कि हमने कुछ ही घंटों में वो लगा दिया, किनारे लगा दिया। प्रधानमंत्री को लग नहीं रहा है कि ये देश समझ रहा है, जान रहा है। असल में है क्या कि हमारा जो चुनाव आयोग है, बिहार में तो एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। तो मैं वहां से फिर ऑपरेशन सिंदूर पे आता हूं। आज कितनी तारीख है? आज है 25 तारीख। 17 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और राहुल गांधी के सामने उन्होंने एक अल्टीमेटम फेंका था कि आप 1 हफ्ते के अंदर माफी मांग लीजिए या एफिडेविट दे दीजिए कि आपके आरोप सही है, इसका एफिडेविट दे दीजिए, और एफिडेविट न दे पाए तो माफी मांग लीजिए। राहुल गांधी ने ना एफिडेविट दिया ना माफी मांगी। उल्टा इनसे मांग लिया कि आप सारे देश को एफिडेविट दीजिए कि हमारे दिए हुए तथ्य गलत हैं। आज वो अल्टीमेटम और उसकी उसकी डेडलाइन है, वो पूरी हो चुकी है। सब लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग तब क्या करेंगे। कल बहुत से पत्रकारों ने चुनाव आयोग में, तो वहां सूत्रों से बात होती है ना, कोई पत्रकार आजकल चुनाव आयोग में घुस नहीं सकता। एक जमाने में बड़ी आसानी से लोग जाते आते थे। उनसे पूछा भाई कि राहुल गांधी ने तो कुछ डेडलाइन तो आज खत्म हो जाएगी 24 तारीख को, तो राहुल गांधी ने तो कुछ किया नहीं, आप क्या करेंगे? आप क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे या अदालत में जाएंगे उनके खिलाफ, क्या करेंगे? तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला इस बात का। अच्छा, अब आप इससे अंदाज लगाइए, चुनाव आयोग ही मानता है कि वो लोग भूल चुके होंगे इस बात को कि हमने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया था। ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी ये मानते हैं, लोग भूल चुके होंगे कि उन्होंने आतंकवादियों को मारने में कितना समय लगाया था। सही बात है, आतंकवादी जो सही। अभी मारे गए हैं, जिस दिन सदन में अमित शाह बोलने वाले थे, उसी दिन खबर आई थी कि उनको वहां पे मार दिया गया है। उसमें शुरू में बहुत ही किंतु परंतु बहुत थे कि कौन सा आतंकवादी वहां का है, कौन सा आतंकवादी किसी और घटना का है। वो तो बहुत अगले दिन तक 24 घंटे लग गए उस पूरी खबर को साफ होने में। तो ये लोग ये मानते हैं कि जनता की स्मृति बड़ी कमजोर है। हम अभी दावा करके, अल्टीमेटम फेंक के, क्लेम करके, डींगे मार के निकल जाएंगे। बाद में हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन बाद कौन पूछता है कौन, और
कोई जो गोदी मीडिया के लोग हैं पलट के हमसे सवाल तो कोई पूछेंगे नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ चलेगा, हमारे खिलाफ कुछ बातें होंगी, होती रहे, हमें कोई परवाह नहीं। अच्छा बताइए अभय जी, आदमी इतिहास से सबक नहीं लेता? अन्ना आंदोलन में पुलिस ने, उसके बाद रामदेव वाले मामले में पुलिस ने लाठी चलाई थी, पूरे देश में विरोध हो गया। इस समय दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, कल आपने भी देखा, परीक्षार्थियों, शिक्षकों पे पुलिस लाठियां चला रही है, बेरहमी से पीट रही है। पुलिस लाठियां क्यों चलाती है? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, और नौजवान है, शिक्षक है, अपनी मांगे रख रहे हैं। जिस बेरहमी से पुलिस लाठीचार्ज करती है, मारती है, क्या लोकतंत्र में लाठी के अलावा काम नहीं चलता है किसी का? नहीं, वो अगर आप लाठी नहीं चलाना चाहते हैं तो आप लोगों से नेगोशिएट कीजिए, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनकी मांगे लीजिए, उनको उनको वायदा कीजिए कि आपकी मांग भाई 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में पूरी हो जाएगी। आश्वासन दीजिए, आंदोलनकारी घर चले जाएंगे। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है आज तक जिसको ये आश्वासन दिया गया हो कि भाई आपकी मांगे हमने सुन ली, हमने नोट कर लिया, हम इनके ऊपर ध्यान देंगे, और जो उचित होगा वो हम आपको एक समय सीमा एक पूरा दिया जाता है कि हम आपको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में इनको पूरा कर देंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए। सारे ठीक बात। आंदोलनकारी वापस चले जाएंगे। सरकार की दलील ये है कि आंदोलन करने का हक ही नहीं है किसी को। हाँ, क्यों करो आंदोलन, शांति से घर संविधान में द्वारा बैठो। चुनी गई सरकार है, संविधान द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का हक किसी को नहीं है। आप हमसे सही। नाराज हैं, अगली बार वोट मत दीजिएगा। हाँ। अभी अशोक चौधरी जो बिहार में इतने बड़े नेता हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन के अशोक चौधरी अपने क्षेत्र में थे, तो लोग उनसे मांग कर रहे थे कि भाई आपने ये काम करने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं किया मांग? इतनी ज्यादा मांग हुई, अशोक चौधरी झल्ला के बोले कि जाइए, चले जाइए, आप वोट मत दीजिएगा। ये इंतहा है आदमी की। आदमी ऐसा कहते भाई वोट मत ये देना। ये अनुत्तरदायी सरकार है। देखिए, ये अनुत्तरदायी सरकार है, अनुत्तरदायी सरकार है, और ये सिद्धांता मानती है कि हमारे खिलाफ आंदोलन चलाने का हक किसी को नहीं है। जब आप अनुत्तरदायित्व की विकृति के शिकार हैं, और दूसरी तरफ आप इस दिमागी खामख्याली के भी शिकार हैं कि लोकतंत्र में आपके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो मिलके जो बनता है वो है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक आखिरी मुद्दा कि वोट चोरी वाले मामले पे रोज कोई ना कोई विवाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है असीम अरुण, बढ़िया पुलिस अफसर रहे हैं। कन्नौज में चुनाव में ट्वीट कर दिया उन्होंने कि अखिलेश यादव बताया कि कन्नौज में वोट चोरी, धांधली हुई, वोट कटवाए गए, वोट बढ़वाए गए टाइप का। अखिलेश यादव ने कहा तो मंत्री जी अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं कि वोट कटवाए जाते, जुड़वाए जाते हैं। तो आप जो शुरू से कह रहे थे कि ये दुधारी तलवार है, अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर ही कह रहा है कि वोट कटवाए गए और आज जीत का ये हालात हैं, तो आपको अभय जी क्या लगता है, अगर अगर इस तरह का माहौल बनेगा कि भाई वोट कटवाए गए, वोट जुड़वाए गए, और यूपी सरकार का एक मिनिस्टर कह रहा है, अखिलेश यादव तो पलटवार करेंगे, तो यानी ये प्रमाण हो रहा है कि कुछ लोकसभा में वोट अब मैं कटवाना, इसके वोट बारे में जुड़वा। 2 बातें कहूँगा आपसे। एक, सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो चल रहा है, इसमें अन्ना हज़ारे बैठे हुए हैं, और हाँ, उनका एक कार्यकर्ता टोपी लगा के उन्हें वोट चोरी के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा है। बता रहा है। हाँ, ये चल रहा है इस वक़्त। बिल्कुल हाँ, ताज़ी देखा था घटना है, मैंने। उसकी किसी ने कोई उसे शूट करके दे दिया है उसको। इसका मतलब ये है कि अन्ना हज़ारे को भी बताया जा रहा है। तो एक बहुत व्यंग चित्र भी एक बहुत प्रचलित है कि अन्ना हज़ारे पड़े हुए सो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तभी उठेंगे जबकि भाजपा सरकार चली जाएगी, ताकि उस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकें जो गैर भाजपा सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, वो कुछ भी बिल्कुल रहे। सही बात। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। एक तो ये बात है। दूसरे, आपको ध्यान होगा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो 5 या 6 नेताओं की के निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े निकाल के लाए थे चुनाव आयोग से। एक हाँ, उसमें हाँ। वायनाड क्षेत्र था राहुल गांधी का, हमें प्रियंका ठीक गांधी का रायबरेली। रायबरेली था, उसमें अखिलेश यादव का क्षेत्र था, डिंपल यादव का क्षेत्र था, एसएम जो स्टालिन का क्षेत्र था। ये सारे क्षेत्र थे उसके अंदर, और उसमें उन्होंने बताया था कि हर क्षेत्र में इतने इतने लाख, इतने इतने हजार संदिग्ध वोट थे। अच्छा, उन्होंने ठीक वही बात की जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। कोई मतलब राहुल गांधी की बात में और उनकी बात में कोई फर्क नहीं था, जरा भी। तो राहुल गांधी वो बातें भी कह सकते थे, और राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो बातें वो भी कह सकते थे। एक ही व्यक्ति की बात लग रही थी, 2 मुंह एक बात। ये पूरा सीन इस तरह का था।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगा, अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा। हाँ, राहुल गांधी ने कहा भी ये बात, ठीक बात कहा है, भी बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं क्यों नहीं मांगा एफिडेविट की पार्टनरशिप है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच। हाँ, अब तो कोई शक बचा भी नहीं है देश के लोगों को शक। बिल्कुल ये देखिए, तो देश हालत की तस्वीर, हाँ, देश की तस्वीर साफ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी ने आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। थैंक यू।